हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि भारतीय भूगोल की जो रिवीजन सीरीज़ है यहाँ पर वाईसीटी की चल रही है आप लोगों के बीच में। कल हमने सभी नदियों के बारे में, जी हाँ, जैसे कि हाँ, हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र, तीनों नदियों के बारे में पढ़ा था। और आज हम शुरुआत करेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर के और दक्षिण पश्चिम मानसून और प्रमुख जलप्रपात आज के बारे में, प्रमुख झीलों के बारे में आज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को हम। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे कि नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। तो गंगा नदी की बात करेंगे तो इसके किनारे हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और पटना। तो यहाँ देख सकते हैं कि गंगा किनारे जो है हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, भागलपुर है, पटना। ये प्रमुख शहर हैं जो गंगा किनारे नदी स्थित हैं। यमुना नदी किनारे की बात करें तो नई दिल्ली है, आपका आगरा है, मथुरा है, इटावा है। तो ये नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा हमारे यमुना नदी किनारे स्थित हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। कृष्णा नदी की याद करेंगे तो विजयवाड़ा, जी हाँ, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा जो है हमारे कृष्णा नदी किनारे है। मूसी नदी किनारे जो है हैदराबाद स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग गोदावरी नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी। जी हाँ, नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी जो हमारे गोदावरी नदी किनारे है। रामगंगा जो है बरेली नदी किनारे, जी हाँ, बरेली नदी रामगंगा नदी किनारे जो है बरेली स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। राप्ती नदी किनारे की बात करेंगे तो गोरखपुर। सरयू नदी की बात करेंगे तो अयोध्या। गोमती नदी की बात करेंगे तो लखनऊ। सिंधु नदी की बात करेंगे तो लेह। झेलम नदी की बात करेंगे तो श्रीनगर। सतलज नदी की बात करेंगे तो लुधियाना। जी हाँ, सतलज नदी की बात करेंगे तो लुधियाना। साबरमती की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधीनगर। ताप्ती नदी जो है सूरत और बैतूल। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो जमशेदपुर। महानदी जो है कटक में, महानदी के किनारे कटक आपका स्थित है। चंबल नदी के किनारे आपका कोटा है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। शिप्रा नदी की बात करेंगे तो उज्जैन और नर्मदा नदी जो है जबलपुर। इसे आप लोग याद रखेंगे। शिप्रा नदी के किनारे हमारा उज्जैन और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे जलप्रपात, संबंधित नदी और संबंधित राज्य। सबसे पहले शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि शरावती नदी पे है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश जबलपुर से संबंधित है। दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। कपिलधारा जो है जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर, राजस्थान में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है जो कि झारखंड रांची में है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पे, छत्तीसगढ़ बस्तर में। जो गरसोप्पा जो जलप्रपात हमारी शरावती नदी पे है, कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात की बात करेंगे तो बाराही नदी पे है जो कर्नाटक शिमोगा में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कुछ प्रमुख जलप्रपात है जिनके बारे में। अब हम चलेंगे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। जी हाँ, भारत के प्रमुख झीलें और संबंधित राज्य के बारे में देखेंगे। तो हमारा वेम्बनाड अष्टमुडी झील जो है केरल में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। बूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर जो है राजस्थान अजमेर में है। सांभर जो है राजस्थान में है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। जी हाँ, लोकटक झील हमारे मणिपुर में है। कोलेरू जो है कोलेरू झील जो हमारे आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट की बात करेंगे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जी हाँ, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। पेरियार जो है केरल में है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। डिडवाना जो है राजस्थान में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कुछ प्रमुख झीलें। अगला और अब हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में देखेंगे। जी हाँ, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। परियोजना देखेंगे, नदी देखेंगे और स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले सरदार सरोवर परियोजना। जी हाँ, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पे है, गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमारे एग्जाम में जरूर सवाल बनते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। इसे आप लोग याद रखेंगे। माता टीला की बात करें तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी तेलंगाना पर। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में। टिहरी परियोजना जो है भागीरथी उत्तराखंड में। चंबल जो परियोजना है हमारी चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा की बात करेंगे। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है और 1 जून से प्रारंभ होता है केरल से।
दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखा में विभाजन हो जाता है, एक बंगाल की खाड़ी शाखा और एक अरब सागर शाखा। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी शाखा और एक अरब सागर शाखा। वर्षा में जून से सितंबर तक होती है, भारत के सर्वाधिक लगभग 80% भागों में। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत के लगभग 80% भागों में वर्षा होती है। हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है, 1 जून से प्रारंभ होता है। केरल से 2 शाखाओं में विभाजन होता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा से। वर्षा जो है जून से सितंबर तक होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उत्तर पूर्वी मानसून की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व मानसून से जो है बंगाल की खाड़ी में जलवायु ग्रहण करता है, नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है और लौटता हुआ मानसून इसे कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून वर्षा होती है। यहाँ उत्तर पूर्व मानसून वर्षा होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आम्र वर्षा की बात करेंगे तो आम पकने में सहायक होता है, मानसून पूर्व वर्षा होती है, कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे शीतकालीन वर्षा। जी हाँ, जो उत्तर पश्चिम भारत में होती है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा इसके कारण होती है भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे काल वैसाखी की बात करेंगे। जी हाँ, काल वैसाखी जो कि काल वैसाखी जो है हमारे वैशाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवन है। चाय, पटसन और चावल के लिए लाभदायक है। असम में इसे बारदोली छीड़ा कहा जाता है। जी हाँ, असम में इसे बारदोली छीड़ा कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लू की बात करेंगे। जी यहाँ पर लू, जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं लू जो कि गर्म शुष्क गर्म एवं पीड़ादायक पवन होती है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली पवन होती है। दिल्ली और पटना के बीच तीव्रता अधिक होती है। जी हाँ, दिल्ली और पटना के बीच तीव्रता अधिक होती है। उत्तरी मैदान और पंजाब में इससे बिहार तक चलने वाली पवन होती है। शुष्क गर्म एवं पीड़ादायक पवन होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फूलों वाली बौछार की बात करेंगे। केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने में सहायक होती है। तो ये फूलों वाली बौछार केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादन कहवा के फूल खिलने में सहायक होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला अब यहाँ पर हम देखेंगे मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम मिट्टियों की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे काली मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो काली मिट्टी जो है यहाँ की जो है इसका निर्माण जो होता है बेसाल्ट लावा के अपक्षय और पर्दन से होते हैं। यह जो सेगमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो 100% एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो हम देखेंगे कि इसका जो निर्माण है बेसाल्ट लावा के अपक्षय और पर्दन से होता है। इसका निर्माण काली मिट्टी का निर्माण। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम रेगुर है, कपास की मिट्टी है, ट्रॉपिकल या चेरनोजम मृदा इसे कह देते हैं। जी हाँ, चेरनोजम मृदा इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं काली मिट्टी को। स्वतः जिताई वाली मिट्टी भी इसे बोला जाता है। क्षेत्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। जी हाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में यह पाई जाती है। कमी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक पदार्थों की कमी होती है तथा इसमें अधिकता की बात करेंगे तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता इसमें होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी होती है तथा लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे। लेटराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन या निच्छालन से होता है। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण या निच्छालन से होता है। जहाँ हमने देखा था कि ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय और पर्दन से काली मिट्टी होती है और यहाँ पर लेटराइट मिट्टी जो हमारी उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निच्छालन से होती है। कम उर्वरता इसमें होती है। लेटराइट मिट्टी में उर्वरता कम होती है। क्षेत्र की बात करेंगे तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में यह पाई जाती है। कमी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और जैव पदार्थ की कमी होती है इसमें। अधिकता की बात करेंगे तो लोहा ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे जलोढ़ या दोमट मिट्टी की बात करेंगे। जी हाँ, जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। विस्तार की बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पे, जी हाँ, देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भूभाग पे जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तरी मैदान और भारत के नदी घाटियाँ, उत्तरी मैदान और भारत के नदी घाटियाँ। कमी की बात करेंगे तो फास्फोरस की कमी। अधिकता की बात करेंगे तो पोटास। जी हाँ, अधिकता पोटास की होती है, कमी फास्फोरस की होती है, किसमें जिसमें जलोढ़ या दोमट मिट्टी में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और देश के कुल 40% भूभाग पर पाई जाती है। नदियों द्वारा लाई गई अवसादी चट्टानों से बनी होती है, मिट्टियों से बनी होती है। अगला देखेंगे लाल और पीली मृदा की बात करेंगे। जी हाँ, लाल और पीली मृदा जो कि यह महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि होती है। जी हाँ, महीन कण वाली उर्वर भूमि होती है। जलयोजित होने पर पीली हो जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान और दक्षिण में पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। जी हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है किसमें, लाल पीली मिट्टी में।
तो अब हम अगला देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, अब हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से भी बहुत हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भारत में वनों के प्रकार को। जी हाँ, भारत में वनों के प्रकार। तो सबसे पहला देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पाए जाने वाले वृक्ष की बात करेंगे तो रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी आदि। जी हाँ, पाए जाने वाले वृक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर रोजवुड पाया जाता है, महोगनी पाया जाता है, एनी पाया जाता है, एबनी पाया जाता है और वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं ये। तो हमने देख लिया कि पहले जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार जो वन होते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र में होते हैं। पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वृक्ष, मतलब यहाँ पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी आदि जो होते हैं वर्ष भर हरे भरे दिखते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि मानसूनी वन भी कहा जाता है। 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल और उड़ीसा में मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रमुख वन की बात करेंगे तो सागवन, साल, शीशम, महुआ, आंवला। जी हाँ, सागवन, साल, शीशम, महुआ जो है इसके प्रमुख वृक्ष जो है पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार में पाया जाता है। पाए जाने वाले वृक्ष की बात करें तो तेंदू, पलाश, बेल, खैर आदि जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जो कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र में। क्षेत्र की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पाए जाने वाले वृक्ष की बात करेंगे तो बबूल, खेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश। तो पाए जाने वाले वृक्ष की बात करेंगे तो बबूल, खेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश। तो ये इसके प्रमुख कांटेदार वन हैं। पर्वतीय वन की बात करेंगे तो क्षेत्र हिमालय पर्वत, दक्षिण भारत के पर्वतों पर सोलास, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वन। यहाँ हिमालय पर्वत, दक्षिण भारत के पर्वतों पर सोलास, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वन होते हैं। बेलांचली वन की बात करेंगे तो यहाँ पर अनूप वन इन्हें कहा जाता है। ये 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होते हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में। जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये कुछ हमारी जो प्रमुख वन थे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, भारत में वनों के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया। तो यहाँ टोटल हमने 5 प्रकार वनों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर चलेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो प्रमुख जनजातियों के बारे में हम और बाकी प्रमुख खनिज संस्थानों के बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और आप लोगों की क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल के वीडियो में हम प्रमुख जनजातियाँ तथा हमारी खनिज और जो क्षेत्रीय कृषि है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर करें। आपको जीके जीएस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीपीसीएस का दे रहे हो, लोअर पीसीएस दे रहे हो, यूपी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, एनटीपीसी का दे रहे हो, तो आप जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है आपके एग्जाम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इसे कर लेने के बाद आपके 70 से 80% के जो जीएस के सेगमेंट है वो आपका कवर हो जाएगा। तो आप लोग हमारी इस क्लास से बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और डेली हम इसी अब क्लास जो अपलोड कर देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद।